आर्यक वंश क्या था, शिशुनाग वंश क्या था। आज हम तीसरे वंश की बात करेंगे। तीसरा वंश है हमारा नंद वंश। नंद वंश का समय काल कब से है? 344 से लेकर 321 ईस्वी पूर्व। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस खास वीडियो को बिना किसी टाइम के वेस्ट किए। अगर आप भी पहली बार चैनल पे आओ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दोस्तों में जरूर शेयर करना, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना। तो नंद वंश की बात करें तो नंद वंश महापद्मनम ने 344 ईस्वी पूर्व शिशुनाग वंश को समाप्त कर नंद वंश की स्थापना की थी। आपको पिछला वीडियो हमने बता दिया कि किस तरह से शिशुनाग वंश की स्थापना की गई थी। अब लेकिन शिशुनाग वंश को भी समाप्त कर दिया। यहाँ महापद्म ने इस पर अपना नया वंश नंद वंश की स्थापना की। महापद्म ने एकारट अथवा एक छत्र की उपाधि धारण की थी। पाली ग्रंथों में महापद्मनंदन को अग्रसेन कहा गया। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा वीवीआई है कि पाली ग्रंथ में महापद्मनंद को क्या कहा गया था, तो अग्रसेन कहा गया था। पुराणों में उसे परशुराम का दूसरा अवतार बताया गया है। किसे? महापद्मनंदन को। महापद्मनंदन ने पांचाल, इक्ष्वाकु, काशी, अस्मक, कलिंग, मैथिली आदि राज्यों को पराजित कर मगध साम्राज्य में मिलाया तथा इस साम्राज्य का विस्तार किया। अब तक यानी कि 321 पूर्व तक 21 वर्ष के पूर्व तक इस काल में मगध का सर्वाधिक विस्तार इसी ने किया था, नंद वंश के काल में ही हुआ। तो देखो यहाँ पर मगध जो हमारा महाजनपद था, अब ये धीरे धीरे नए नए क्षेत्र मिल रहा है, ये और ज़्यादा विशाल साम्राज्य बनते जा रहा है। कोई भी राजा आ रहा है, कोई भी चाहे वंश आ रहा हो, यह मगध के क्षेत्र को बढ़ा ही रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या नेक्स्ट है, व्याकरण के महान विद्वान पपानी महापद्मनंद के समकालीन थे। तो ये भी क्वेश्चन आप स्टार मार लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है कि पपानी किस शासक के समकालीन थे, यानी कि समय के थे, तो वह थे महापद्मनंद के। इस वंश का अंतिम शासक घनानंद हुआ। घनानंद के समय ही यूनानी शासक सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। तो घनानंद आप यही घनानंद जो है, इसी के समय कौन, यूनानी शासक सिकंदर, जिसे हम विश्व विजेता के रूप में जानते हैं, लेकिन वो हमारे भारत को नहीं जीत पाया, तो पता नहीं कैसी दुनिया वाले उसे विश्व विजेता कहते हैं। तो इसी के समय पर हमला किया था भारत के ऊपर। नंद वंश आर्थिक व सैन्य रूप से काफ़ी संपन्न था। मगध का सैन्य शक्ति के डर से ही सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी पार करने से इनकार कर दिया। तो देख सकते हैं सिकंदर जो है भारत में प्रवेश तक नहीं कर पाया, ब्यास नदी से पार करने से भी इनकार कर दिया। फिर भी दुनिया के लोग उसे विश्व विजेता कहते हैं, जबकि उससे कई गुना शक्तिशाली राजा हमारे भारत के वीर हो चुके हैं। घनानंद ने अपने दरबार में विद्वान ब्राह्मण चाणक्य का अपमान किया था। इसका कहानी आप सब हमसे बेहतर जानते हैं कि चाणक्य कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य के थे, और घनानंद से क्या क्या इसका संघर्ष हुआ था। तो यहाँ पर देखिए घनानंद जो है वह अपने दरबार में किसका, एक चाणक्य थे जो कि ब्राह्मण थे, विद्वान थे, बहुत बड़े जानकार थे राजनीति के बारे में, उनका अपमान किया था। तो अब चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से घनानंद की हत्या कर नंद वंश की पतन के बाद चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में मौर्य वंश की स्थापना की। यहाँ पे देखिए जो नंद वंश है उसके अंतिम शासक कौन हो गए, घनानंद, क्योंकि घनानंद की हत्या चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के हाथों करवाई है। अब हम पढ़ेंगे मौर्य वंश को डिटेल से एक एक करके। चलिए आगे पढ़ते हैं मौर्य वंश के बारे में। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं मौर्य वंश के बारे में। देखिए मौर्य वंश से कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में अभी तक पूछे जा चुके हैं, तो उसे डिटेल से पढ़ते हैं। तो देखिए मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। जस्टिन स्ट्रोब ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंट्रोकोट्स कहा, जिसकी पुष्टि विलियम जोन्स ने भी की, जबकि प्लूटार्क एरियन ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंट्रोकोट्स के रूप में चिह्नित किया। तो आपसे क्वेश्चन ये बन सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य को अन्य नाम से जाना जाता है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, सेंट्रोकोट्स और इंड्रोकोट्स के नाम से जाना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे, चाणक्य, जिसे हम कैटोलिया भी कहते हैं। उनकी सहायता से ही चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 ईस्वी पूर्व मौर्य वंश की स्थापना की थी। इसके बारे में अभी हमने बात की है कि चंद्रगुप्त मौर्य की मदद कौन किया था, तो वो चाणक्य किया था नंद वंश को पराजित करने में। क्यों? क्योंकि नंद वंश के जो अंतिम शासक थे घनानंद, वह चाणक्य को बहुत बड़ा अपमान किए थे अपने दरबार में। ठीक है, उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईस्वी पूर्व में सिकंदर के उत्तराधिकारी सेल्यूकस निकेटर के साथ युद्ध किया। ठीक है, युद्ध पश्चात संधि में चंद्रगुप्त को काबुल, कंधार, मकरान एवं हेरात का क्षेत्र प्राप्त हुआ।
बदले में चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार दिए। ठीक है, इसके बाद देखो युद्ध होता है। युद्ध में सिकंदर, एक तरफ से सिकंदर के जो सेनापति थे, उत्तराधिकारी थे एक तरह से कहो तो, वो थे सेल्यूकस निकेटर, एक तरफ थे हमारे चंद्रगुप्त मौर्य। जो इन दोनों के बीच युद्ध होता है, तो उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य उसे हरा देते हैं। जब हराने के बाद उसे काबुल, कंधार और माकरान और हेरत जैसे क्षेत्र को प्राप्ति हुई। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य भी उपहार स्वरूप 500 हाथी उसे गिफ्ट देते हैं, किसे? सेल्यूकस निकेटर को। युद्ध पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह यूनानी राजकुमारी हेलेन के साथ, यानी कि सेल्यूकस की जो पुत्री थी उसके साथ होता है। तो समझ रहे हो, सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत मेगास्थनीज को भेजा। मेगास्थनीज ने इंडिका की रचना की। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, और मेगास्थनीज ने ही इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। एक बार फिर से देख लेते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया? तो मेगास्थनीज आया, और इसे किसने भेजा? सेल्यूकस ने भेजा था। कहाँ का था? तो यूनान का। और इसने किस किताब की रचना की थी? इंडिका नामक किताब की रचना की। कौन? मेगास्थनीज। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का विस्तार। विस्तार के बारे में बात किया गया। तो यह उत्तर में हिंदुकुश पर्वत है, जो उत्तर में हिंदुकुश पर्वत है, यानी कि ईरान तक, दक्षिण में कर्नाटक तथा पश्चिम में सौराष्ट्र तथा पूरब में बंगाल तक विस्तृत था। तो सोच सकते हो कि आप हमारा जो मगध साम्राज्य था वह कितना ज़्यादा विशाल साम्राज्य बन गया था इस समय तक आते हुए। इसीलिए मगध साम्राज्य को सबसे शक्तिशाली महाजनपद कहा गया। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के अंतिम 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था। जब चंद्रगुप्त मौर्य शासन कर रहे थे, जब उसके लास्ट टाइम चल रहा था, तो अंतिम जो 12 वर्ष थे वह बहुत ही ज़्यादा दयनीय स्थिति वाला वर्ष था, क्योंकि 12 वर्ष जो बचे थे उसमें बहुत ज़्यादा भीषण अकाल पड़ा था उसके क्षेत्र में, यानी मगध के क्षेत्र में, जिस कारण से लोगों को अनाज तक नहीं हो पा रहे थे, 2 वक्त की उसे खाना तक नहीं मिल रहा था सही से। अंतिम वर्षों में चंद्रगुप्त मौर्य अपनी राजगद्दी त्याग कर कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में चंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या करने चले गए। तो जो लास्ट टाइम था वो अपनी राजगद्दी को त्याग दिया, मोह माया से दूर होकर वह पर्वत पर चले गए तपस्या करने। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानता था। यहाँ से क्वेश्चन बना सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानता था? तो वह जैन धर्म को मानता था। ठीक है, उन्होंने जैन उपासना पद्धति शिलालेखन द्वारा अपना प्राण त्याग दिया। तो यहाँ हमने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देख लिया, जो भी एग्जाम में बन सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसके उत्तराधिकारी यानी इसके पुत्रों के बारे में। इसके उत्तराधिकारी की बात करें तो इसके उत्तराधिकारी थे बिंदुसार। देखिए यहाँ पर बिंबिसार अलग थे, बिंदुसार अलग थे। बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक थे, जिसके बारे में हमने अच्छे से डिस्कशन कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप जाके पहला लेक्चर देख सकते हो। ठीक है, यहाँ है बिंदुसार। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था। उसे अमित्रघात सिंह सेन के नाम के आदि से जाना गया। स्ट्रोवर के अनुसार सीरिया के राजा एंटीयोकस ने डायमेकस नामक राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। तो यहाँ पर क्वेश्चन बना सकता है आपसे कि डायमेकस राजदूत किसके दरबार में आया था? तो यह बिंदुसार के दरबार में आया था। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो यह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मतलब दरबार में आया था। बिंदुसार के दरबार में मिस्र के राजा टॉलमी ने डायनोसिस नामक राजदूत को भेजा था। तो इसके दरबार में एक और राजदूत आते हैं, वो कौन होता है? डायनोसियस। जो राजदूत होते हैं वो आते हैं मिस्र के राजा टॉलमी के द्वारा जो भेजे गए थे। बिंदुसार ने तक्षशिला में विद्रोह को दबाने के लिए अपने पुत्र अशोक को भेजा था। तो इसके शासनकाल में जो तक्षशिला था वहाँ पर विद्रोह होते हैं, जिसके दबाने के लिए अपने पुत्र अशोक को भेजते हैं। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके थे सेगमेंट। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज़ लाइक करना। एक वीडियो और आएगा जिसके बारे में अशोक के बारे में डिटेल से बात करेंगे।